अपने अतिथियों के स्वागत के लिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए सादर आग्रह करूंगा कि डॉक्टर सर्वेश राय सर, हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर विशाखा शुक्ला मैम, शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर हैं सपोड़ानंद विश्वविद्यालय में, आप उप शिक्षा निदेशक महोदय के हाथों मैम का बुके देकर स्वागत कराएं। इसी क्रम में स्वागत करें। प्रोफेसर मैम और विशाल सर, हम सभी हार्दिक प्रसन्न हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सुनने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जानने के लिए हमारे बच्चे, हम सब बड़ी देर से तंगे बिछाए इंतजार कर रहे थे और आपको सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सर्वेश सर हमारे अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कराने का कष्ट करें। नवल सर से निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र देकर राजू पाठक सर के हाथों आप डॉक्टर विशाल सर को सम्मानित करने का कष्ट करें। डॉक्टर रचना मैम से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर विशाखा शुक्ला मैम को इसी क्रम में मैं संस्थान के स्मृति चिन्ह देकर उप शिक्षा निदेशक महोदय के हाथों दिलाकर आप सम्मान करने का कष्ट करें। इसी तरह मैं चाहूंगा कि प्रभुराम चौहान सर के करकमलों के द्वारा मैम को स्मृति चिन्ह और शिक्षा निदेशक महोदय के हाथों देकर आपका स्वागत सम्मान करें। स्वागत गीत के लिए पुनः प्रगति, सुप्रिया, आस्था और एकता और दिशा की टीम को मैं पुनः बुलाना चाहूंगा कि स्वागत गीत से हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन अपने शब्दों के द्वारा किया जाए। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम हमने लिया आपका, बस अभी नाम हमने लिया आपका। आप आए यहाँ खिल गए
ये असर आपका हम सभी के लिए आ गए हैं स्वयं, हम सभी के लिए आ गए हैं स्वयं। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए यहाँ खुशी छा गई, आप आए यहाँ खुशी छा गई। दूर कम हो गया रोशनी आ गई, दूर कम हो गया रोशनी आ गई। यूं कि जैसे हुआ है खुदा की करम, यूं कि जैसे हुआ है। और इसलिए कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके विद्यार्थियों के बीच में आकर के अपने जो भी वक्तव्य है उसको दे सकूं। इसके साथ साथ जो हमारे नोडल अधिकारी हैं इस कार्यक्रम पे, डॉक्टर सर्वेश कुमार राय जी और श्री नवल जी, आप लोगों का भी आभार आमंत्रित करने के लिए कि जो ये आज का हमारा सेशन ये चल रहा है शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन में नवाचार NEP 2020 के विशेष संदर्भ में जो आज का टॉपिक रखा गया है, इसके बारे में आमंत्रित किया गया है मुझे बोलने के लिए। सही, हाँ। और इसके साथ साथ आप लोगों का भी विशेष स्वागत है जो कि भावी शिक्षक होने वाले हैं। आपके हाथ में भारत का भविष्य है। बात आज करनी है मूल्यांकन की और मूल्यांकन में नवाचार की, और विशेष संदर्भ लेना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। तो सबसे पहले जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है। कुछ जब भी आप लेसन प्लान बनाते होंगे अपने टीचिंग के लिए तो सबसे पहले आप उसमें सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य लिखते होंगे। तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस क्लासरूम में जाने की जो बात कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, हम क्या अपेक्षा करते हैं कि इस टीचिंग प्लान को कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थियों में किस तरह का बदलाव हम देख पाएंगे। तो इसके हिसाब से जो हमारा उद्देश्य होता है उस हिसाब से हम शिक्षा और अनुभव प्रदान करते हैं बच्चों को। और फिर जब शिक्षा और अनुभव वास्तविक शिक्षा का कार्य जब हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों में व्यवहार में उनके क्या परिवर्तन आए, और यह परिवर्तन जानना एक अध्यापक के लिए, एक छात्र के लिए, और इसके साथ साथ समाज के लिए और विशेष रूप से उसके अभिभावक के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको याद होगा पहले जो बोर्ड परीक्षा के जो एग्जाम का जो रिजल्ट आता था वो पेपर में छपता था। तब इंटरनेट का जमाना नहीं हुआ करता था, तो हम पेपर वाले रिजल्ट वाले हैं। जब पेपर में रिजल्ट छपता था तो आपको पता होगा कि जिस दिन रिजल्ट आना होता था आपकी धड़कन कितनी बड़ी हुई होती थी, क्या होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता था? इसलिए क्योंकि हमारे पर बहुत दबाव होता था, बहुत ज्यादा बोझ हम महसूस करते थे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में जब भी हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, और हम उसके बाद ध्यान देते थे कि हमारा जो शिक्षा अधिगम हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है और विद्यार्थियों में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप तो भविष्य के शिक्षक हैं, अंडर प्रोसेस है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि नई शिक्षा नीति जो आई 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें मूल्यांकन के लिए क्या कहा गया है। हमारी पुरानी प्रक्रिया क्या थी मूल्यांकन की, और हम जब शिक्षक बनते स्कूलों में जाएंगे तो हमारा मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, ठीक है। जैसा कि आप टॉपिक को देख ही पा रहे हैं, शिक्षा अधिगम एवं मूल्यांकन में नवाचार, इसी की चर्चा मैं कर रहा था आप लोगों को कि जब शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी होती है तो सबसे पहले हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर अधिगम क्रियाएं करते हैं, जो भी हमारी अधिगम क्रियाएं होती हैं। इसके पश्चात व्यवहार परिवर्तन जो होता है उसका आकलन करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में। सब ये तो मूल्यांकन प्रक्रिया की बात हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आधारभूत सिद्धांत है
जिन पर पूरी नीति टिकी हुई है, वो क्या है, और विशेष रूप से मैं फोकस करना चाहूंगा ऐसे विषयों पर जो कि मूल्यांकन से संबंधित है, क्योंकि हमारा विषय मूल्यांकन का है। तो इसलिए मूल्यांकन में सबसे पहले देखिए, इसमें आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति फोकस कर रही है कि हर बच्चे की विशेष क्षमताओं को स्वीकृति करना, उसकी पहचान करना और उसके विकास हेतु प्रयास करना। साइकोलॉजी, आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते होंगे तो व्यक्तित्व की परिभाषा में आप देखते होंगे कि आप एक व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व यूनिक होता है। ऐसे दो व्यक्तियों को संसार में खोजना मुश्किल है जो हर मामले में जिनका व्यक्तित्व एक जैसा हो। तो हर बच्चा यूनिक है। तो जब हर बच्चा यूनिक है तो हर बच्चे को अलग अलग टीचर उपलब्ध कराना भी हमारा संभव नहीं, क्योंकि हमारा प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो 125 का है। तो 25 बच्चे में कम से कम एक शिक्षक होना आवश्यक होता है। लेकिन जो एआई का भी जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो चैट जीपीटी का जो जमाना आ रहा है, एआई का जो जमाना आ रहा है, तो इसने ये कह दिया है कि अब हम लोग प्रत्येक बच्चा अपनी पर्सनल लर्निंग करेगा, उसका खुद का लर्निंग स्टाइल होगा। क्या कहा गया शिक्षा नीति में कि लचीलापन होगा, अलगाव से मुक्त होगा। अलगाव मुक्त के लिए क्या कहा गया है? पहले आप जैसे जब आप हाई स्कूल में आते थे, आज तक तो आपको पता नहीं चलता था कि सभी बच्चे एक जैसे लगते थे, एक जैसा उनका सिलेबस होता था, एक ही शिक्षक पढ़ाता था। जैसे आप 9th क्लास में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आर्ट का बच्चा है, ये साइंस का बच्चा है, ये कॉमर्स का बच्चा है। फिर आप इंटरमीडिएट में जाते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहा है कि बायो से पढ़ रहा है कि मैथ से पढ़ रहा है। तो इस तरह से बंटवारा होता है। आर्ट के बच्चे विभिन्न प्रकार से अपने आप को हीन महसूस करते थे कि वो तो साइंस वाला है, मैं आर्ट वाला हूं। तो ऐसा अलगाव देखा जाता था और माता पिता भी उसी बच्चे को प्यार ज्यादा करते थे जो साइंस पढ़ता था। हम लोग को साइंस पढ़ने का मौका तो नहीं मिला। तो ये अलगाव की जो बात है, जो बच्चों में जो समाज में अलगाव की बात है, इसको खत्म करने की प्रक्रिया एनपी ने शुरू कर दी है कि कोई भी बच्चे को इस तरह से नहीं पहचाना जाएगा कि वो आर्ट स्ट्रीम का है, साइंस स्ट्रीम का है कि कॉमर्स स्ट्रीम का है। तो अलगाव नहीं होना चाहिए। समग्र शिक्षा की अभी मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। कहा गया कि अवधारणात्मक समझ पे जोर होनी चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है कि रटने में बल देती है। शिक्षण संस्थान के अन्य संभावित आदरणीय अध्यापकगण, यहाँ उपस्थित शिक्षक प्रशिक्षु जो इस संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे हैं और अन्य अधिकारी कर्मचारी जो भी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। आज यह जनपद स्तरीय जो सेमिनार है जिसका विषय है शिक्षा अधिगम एवं मूल्यांकन में नवाचार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम बार बार आप सबने सुना होगा, सुन ही रहे हैं, क्योंकि इस पर चर्चाएं परिचर्चाएं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर समय समय पर लगातार हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो चेयरपर्सन हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट किया है, प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन जी, जिनकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। और भारतवर्ष में 34 साल बाद 1986 की शिक्षा नीति आप लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, उसके बाद 34 साल बाद कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और विश्व में यह पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसको बनाने के लिए बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सभी वर्गों, सभी स्तरों के अध्यापकों, छात्रों और जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे परिषदीय स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, राज्य स्तरीय हो, केंद्र स्तरीय हो, सभी प्रकार के विद्यालयों के अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, व्यक्ति विशेष, गृहिणियां, समझिए हर तबके से विचार मांगे गए, सुझाव मांगे गए और तब जाकर के इस 65-66 पेज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक अंतिम रूप दिया गया, एक अंतिम आयाम दिया गया। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब हमारे सामने आई है, चूंकि ये 34 साल बाद आई है,
ये जो टाइम पीरियड है, जो एक समय अंतराल के बाद समाज में, प्रशासन में, राज्य में, अर्थव्यवस्था में एक बहुत भारी परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आगामी शिक्षक कैसे हों, छात्र कैसे हों, नागरिक कैसे हों, इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ती है। 10 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो शायद इस तरह से मोबाइल का जमाना या मैसेज पे ही हम लोग आजकल इन्विटेशन शादी के हों, किसी प्रोग्राम के हों, कन्वे कर दे रहे हैं और सीमाएं बहुत छोटी हो गई है। तो ये समय 10 वर्ष पूर्व नहीं था, लेकिन आज की डेट में समय पूरी तरह से बदल चुका है, व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, कार्य करने का तरीका बदल चुका है, समाज भी बहुत बदल रहा है। और वैश्विक स्तर पर ये भी नहीं है कि सिर्फ हमारे एक छोटी सी जगह पे बदलाव हो रहा है, ये बदलाव वैश्विक स्तर पर है और विश्व के साथ हमको उसी गति के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। तो जब भी शिक्षा बनती है, शिक्षा व्यवस्था बनती है, शिक्षा नीति निर्धारित की जाती है, तो उस समय का क्या वैज्ञानिक प्रगति है, समाज कैसा है, प्रशासन कैसा है, भविष्य में किस प्रकार के नागरिक की आवश्यकता होगी, छात्रों की आवश्यकता होगी, अध्यापकों की आवश्यकता होगी, उसको ध्यान में रख करके कोई भी नीति निर्धारित की जाती है। आज के समय में अगर हम देखें तो जो परिवर्तन जितनी तेजी से हो रहा है, परिवर्तन का भी एक गति है। पूर्व में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे थे, लेकिन अब परिवर्तन तेजी से हो रहा है और उसका कारण होता है कि औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक जो खोजें हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, वो इतनी तेजी से हो रहे हैं, उनमें इतना परिवर्तन आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। और आने वाले समय में, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, विकसित भारत 2047, जिसमें आपकी सबकी राय मांगी गई, हर बच्चे की, हर अध्यापक की, हर इंडिविजुअल की, व्यक्ति विशेष की। तो विकसित भारत का स्वरूप कैसा हो, रूप कैसा हो, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कैसी होगी, समाज कैसा होगा, देश कैसा होगा, अध्यापक कैसे अध्यापक हमें चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करना अति आवश्यक था। या उसमें जो भी निरूपण करना था या जो बदलाव करना था, वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका था, जो कि 34 साल बाद एक नीति के रूप में सामने आया। और अभी भी इस नीति पे हम 2 साल बीत गए हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, ताकि जन सामान्य तक, हर व्यक्ति तक ये जो उद्देश्य है वो पहुंच जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो इसको जानने की आवश्यकता है कि ऐसी आवश्यकता क्या है। पहले जो एक ढांचा था वो आयातित था, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों ने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था बना दी, उसी ढांचे में कुछ परिवर्तन करके 2-4 समितियां बनी, कमिटीज बनी, कमीशन बने, आयोग बने, जिन्होंने अपनी संस्तुतियां दी। लेकिन उसके बाद जो ये गैप हो गया 34 साल का, 33 साल का, इस गैप को भरने की आवश्यकता थी कि किस तरह से हम अपना एक आधारभूत ढांचा रखें, हमारे अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने भारत का, जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के जो छात्र हैं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह का इतना बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली कोई शिक्षा नीति बननी चाहिए, जिसमें सबको समावेशित किया जाए। इंक्लूसिवनेस, समावेशन एक बहुत बड़ा बिंदु है इस शिक्षा नीति का। वर्तमान शिक्षा नीति में आपका जो विषय है शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन, मेरे साथी या मेरे छात्र तो और अपने छात्रों को इस स्तर पर देख करके, अपने साथ देख करके बड़ा ही गर्व का अनुभव होता है। पूरे भारतवर्ष में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो जो मूल है उस मूल के फूल जगह जगह खिल रहे हैं, और इसको देख करके एक शिक्षक को जितना खुशी और गर्व का अनुभव होता है, नवल भी मेरे छात्र रहे हैं कॉलेज में, और बहुत प्रसन्नता होती है। और ईश्वर करे ऐसे ही आप लोग और आगे बढ़ें। तो उन्होंने, विशाल जी ने बहुत डिटेल में आपको मूल्यांकन के सारे आयाम बताए। असेसमेंट 360 डिग्री का होना चाहिए, मतलब एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन बताया उन्होंने कि वो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है 360 डिग्री मूल्यांकन होगा। सिर्फ जो है पढ़ा गया है उतना ही नहीं, बल्कि जो है पूरा विकास बच्चे का कैसे हो सकता है, इस पर जो है बात की गई।
को जो है अब प्रमोट करना है। शिक्षा का माध्यम बच्चों का मातृभाषा होगा। नई और पुरानी एनसीईआरटी में जो है क्या अंतर था, इस पर भी बताया गया। वर्तमान में स्कूली शिक्षा को जो है जो 5+3+3+4 में बांटा गया है, इस पर चर्चा की गई। मूल्यांकन पद्धति में जो बदलाव आ रहा है, कोचिंग की आवश्यकता को कैसे कम करना है, या जो है कोचिंग अब जो है पे जो भी सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए उन पर चर्चा की गई है। तो इस तरह से आज ये जो है सेमिनार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में नवाचार में इन विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके लिए मैं जो है मुख्य वक्ता लोगों को धन्यवाद करता हूँ। बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में बदले हमारे आगंतुक प्रोफेसर विशाखा शुक्ला मैडम और विशाल कुमार जायसवाल साहब, दोनों महानुभावों का हम इस गाइड परिवार की ओर से स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि लोग यहाँ आए, अपना मूल्यवान समय बच्चों को मार्गदर्शन दिया। नई शिक्षा नीति में शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन में नवाचार किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार की व्यवस्था की गई, इसके बारे में पूरे डाइट के हमारे प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे से ये सेमिनार चल रहा है। आप लोगों का जब बोर होने लगते हैं तो तालियां बजा देते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जिस शिक्षण पद्धति में हम लोग हैं उसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, कैसे रोजगार परक बनाया जाए, कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, इसी की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई है। जो वर्तमान हमारी व्यवस्था है वो बड़ा बोझिल हो गई है। इससे हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, संस्कृति का उन्मूलन हो रहा है। इन सब चीजों पर विचार करके ही के कस्तूरीरंगन जो इसरो के अध्यक्ष रहे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और ये नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम, ये यूथ है, ये बहुत जल्दी उठ जाता है। इनको तो नई नई चीजें सुनने को मिलनी चाहिए। नई नई शेर शायरी में बड़ा इंटरेस्ट आता है इनका। तो ठीक है, शेर शायरी और ये सब चीजें ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी शेर शायरी से नहीं चलने वाली है। लेकिन इसी शिक्षण पद्धति को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम इसको बोझ को, इस उबाऊपन को किस प्रकार से दूर करें। इन्हीं सब चीजों की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में की गई है। अभी हमारे राजू पाठक जी ने रचनात्मक शिक्षा के स्थान पर रचनात्मक शिक्षा की बात कही। ये हमें लिखा था, इन्होंने हमारी पर्ची चुरा लिया है। हमारे पास नया बोलने में कुछ है नहीं। तो नए चीजें आप लोगों के सामने लोगों ने रखा, नए प्रश्न रखा। सारी आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान हम लोग क्लासरूम में करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम आप लोगों को जो बात कहना चाहते हैं वो ये कि आप लोग ये फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल वाले नॉलेज पर बेस मत रहिए। आप लोग बुक्स पढ़िए, ज्ञान का आधार बुक्स है।
किताबों के आपका जो नॉलेज है उससे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी हमने गणतंत्र दिवस पर के.एम. करियप्पा के बारे में पूछ रहा था, तो उनके जन्म के बारे में गूगल पर 10 तरह की बातें थी। कोई 1932 लिख रहा था, कोई 1899 लिख रहा था, कोई 97, कोई 95, इस तरह लिख रहे थे। उनके जीवन के बारे में जो चीजें हमने पढ़ा उसमें तमाम तरह की भिन्नताएं थी। ये कंफ्यूजन बहुत आता है और हम लोग शॉर्टकट चलना चाहते हैं। शॉर्टकट से जीवन में न रोजगार मिलेगा, न जीवन सफल होगा। अभी बात हो रही थी कि हम ये पढ़ना चाहते थे और हमारे माँ बाप ने ये पढ़ाने की कोशिश की। आपके माँ बाप हो या हमारे माँ बाप हों, हम आप 16-17 साल की उम्र में 60-70 साल का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति हर समय पढ़ रहा है। आपको लगता है कि हम आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्ञान कम है। उनको ज्ञान बहुत है। उनका ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। आपका किताब का ज्ञान है, उनका भोगा हुआ ज्ञान है, उन्होंने प्राप्त किया है। तो हो सकता है कि भाई उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी आपके प्रति अपने दायित्व हैं। सबके अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियों से हर आदमी निकला हुआ है। तो हर माँ बाप की अपेक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए उनकी बातों को कंसीडर करिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, उनको बताइए ये जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा होगा। आप यूथ हैं, आपके अंदर तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि व्यक्ति के जीवन में उसकी उम्र के अनुसार तरह तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं। उस हार्मोन्स के अनुसार आदमी की थिंकिंग बदलती रहती है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि हमें इस स्ट्रीम में जाना चाहिए था, हमें इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, तरह तरह की बातें आपकी दिमाग में, उसमें स्थिरता रहिए, सोचिए समझिए, अपने माँ बाप से इंटरेक्ट करिए, तभी आप लोग जीवन में सफल होंगे। नई शिक्षा नीति में इन्हीं सब बातों का समावेश किया गया है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का अंबार लगा हुआ है, किस प्रकार से रोजगार परक शिक्षा दी जाए। हर एजुकेशन हम सब लोगों को नहीं दे देंगे, जो उसके लायक है उसको हम भेजेंगे, सबको हमें नहीं कराएंगे। जो हमें लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, जब तक न आप आए उजाला न हो सका, जब तक न आप आए उजाला न हो सका। इसी हवाले से पेश करना चाहता हूँ। क्या आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, हमारे मेहमान गुजरात से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, आपके लिए शेर है। या आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, ढूंढते कांटों से भी आई खुशबू, ढूंढते कांटों से भी आई खुशबू। प्रशिक्षकों की हौसलाअफजाई के लिए शेर अर्ज करना चाहता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मुझे याद आया इसी हवाले से, जो आपके अंदर जोश और जज्बा होने का काम करेगा कि मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, तरीका तरीका पद मार्ग। मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न देश गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न देश गरीबी में नाम पैदा कर। और पिछले 3 सालों में गाजीपुर में प्राचार्य सब के निर्देशन में, आपकी रहनुमाई में 4-5 सेमिनार का इनेकाद कराया है। और उसमें से बेशतर जो सेमिनार रहे हैं वो सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रहे हैं। आज जानते हैं कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये हमारे देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है।
सबसे पहले 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में आई। जैसा कि सर और मैडम ने भी बताया था कि जो 2020 की पॉलिसी है, इसके जो चीफ कमेटी के कस्तूरी रंजन साहब, जो कि इसरो के चीफ साइंटिस्ट थे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ के ये चांसलर थे। और मेरी खुशनसीबी है कि जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट था तो उस वक्त चांसलर कस्तूरी रंजन साहब जी थे। और जेडी जैसे उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ने का मुझे मौका मिला। खैर, बहुत सारी बातें हुई। एक सवाल आया था कि स्कूल लेवल पे जो 5+3+3+4 का कंसेप्ट है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 5+ जो है वो प्री प्राइमरी और फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। उसमें 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे और 2 साल क्लास 1 और 2 के। 3+3 ये 3 साल जो होंगे क्लास 3 से 5th तक होंगे। 3+3 जो है वो 6 to 8 होंगे और +4 जो है वो 9 to 12 होंगे। क्लियर? इसी तरीके से इस पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसा कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये इसी पॉलिसी की देन है। बेसिक में जो एक कार्यक्रम चल रहा है एफएलएन का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूट्रेसी, वो इसी पॉलिसी की देन है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल पे जो 4 साल कोर्स की बात की गई है, उसमें यह है कि 4 सालों में आपको 4 डिग्री मिल सकती है। वो इस तरह कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट करके छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट की दिया जाएगा, सर्टिफिकेट की डिग्री। इसी तरीके से 2 साल कंप्लीट करने पर एडवांस डिप्लोमा और 3 साल कंप्लीट करने पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 साल कंप्लीट करने पर आपको ग्रेजुएशन विद रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। तो ये बहुत अहम बदलाव है। इसी तरीके से लैंग्वेज और जबान को लेकर भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। खासकर मदर टंग को लेकर बहुत बड़ी इसमें बात कही गई है कि क्लास 5 तक कोशिश की जाएगी बच्चे की जो तालीम का जरिया हो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, वो बच्चे की मातृभाषा हो, उसकी मातृभाषा हो, और इसे 8वीं और से बढ़ाकर 12वीं तक भी किया जा सकता है। इसी तरीके से इस पॉलिसी में एक चीज की और बात की गई है, जैसे कि ट्रांसलेशन के हवाले से कि प्राचीन भारत की जो जबानें हैं, पाली, प्राकृत और फारसी, जो बेसिकली ईरान या पर्शिया की जबान है और मुगल पीरियड में यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, इन तीनों जबानों के हवाले से ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट काम करने की बात कही गई है। हायर एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है कि पूरे देश के लिए नेशनल हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक कमीशन बनाया जाएगा जो हायर एजुकेशन के लिए काम करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। 102 पेज का ये मसौदा पढ़िएगा तो बहुत सारी जानकारी होगी। उर्दू और मकामी जबानों के हवाले से बहुत सारी बातें, संस्कृत के हवाले से बातें हैं। मैं ज्यादा कुछ बातें करते हुए बातें कभी खत्म नहीं होंगी। मैं अपने प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया, जिससे हम सभी लोग मुस्तफीज हुए, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम अपने दोनों चीफ स्पीकर से के रूबरू हुए, उनकी बातें सुनी, उनसे बहुत कुछ हमें मिला। हमारे साथी जायसवाल साहब से 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई जब मैं इनको लेटर देने के लिए गया, तो सबसे सीएसके पीजी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मेरी खुशनसीबी रही है कि मैंने भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं डिग्री किया था। तो इन सारी बातें हैं, आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं और आपने सब